तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी की संपूर्ण तैयारी आज की मात्र एक वीडियो में आपकी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी की कंप्लीट तैयारी आज के इस वीडियो में हम कर लेते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी जो क्लासेस होंगी ना, थोड़ा सा 2 घंटे या 1.5 घंटे की आपकी क्लासेस होने वाली हैं। संपूर्ण किताब की आपकी कंप्लीट तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने संपूर्ण हिंदी की तैयारी। तो चलिए जी, अब हम जानते हैं। अब मात्र ऐसा ही आपको जो पेपर, जैसे पेपर में ना यही सब टॉपिक आपको आने वाले हैं। तो मेरा एक छोटी सी सजेशन आपके लिए ये रहेगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट डाउन किए रहेंगे, तभी तो आप एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। और जब जाएंगे एग्जाम में तो अच्छे से लिख पाएंगे ना। बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए जी, कोई नहीं, बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। आप समझते हैं जी। चलिए कलर चूज कर लूं मैं, अदरवाइज चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया, आज रात संपूर्ण हिंदी की तैयारी 100 नंबर कैसे कंप्लीट करना है हमें, वो हम जानेंगे जी। क्लास 12 हिंदी की बात हो रही है, इतना बेसिक बात पता ही है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं जी? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने? तो देखिए 10 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब 10 मार्क्स का क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 10 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहला यहाँ पे आता है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दूसरा है ना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, दूसरा हमारे यहां पे आता है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन है जी? तो वो है ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक लाइट थोड़ा सा ऑफ हो चुका है, मैं उसको थोड़ा ऑन कर दूं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि भले ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइटिंग यहाँ पे साइड में दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे आपको दिखाई देनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरा आप समझ गए हैं, ब्राह्मण हो जाएगा। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है, उसने कहा था। उसने कहा था, ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की? तो याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, वो कौन है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सूरदास पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये किस युग के लेखक? अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है गलत दे दिया गया है, ठीक है ना। सूरदास पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सूरदास पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो वो है द्विवेदी युग के, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, सूरदास जो कुंवर सिंह है वो किस युग के लेखक हैं जी? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो याद रखेंगे, चिंतामणि क्या है? एक रचना, किसकी रचना है? तो याद रखेंगे, प्रेमचंद्र का, या श्याम सुंदर दास का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या गुलाब राय का? तो चिंतामणि ये तो फेमस एक है, रचनाकार किसका है जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है ना। तो ये सब आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये 5 आपको सबसे पहले तो 5 गद्य से और 5 पद्य से पूछा जाता है। अब पद्य का हम देख लेते हैं। ये हमारा पद्य क्या हो गया? लहर की रचनाकार है। लहर किसकी रचना है जी? जयशंकर प्रसाद की है, ये तो बात आप जानते हैं, ठीक है ना। लहर है, झरना है, आंसू है, ये सब जयशंकर प्रसाद की तो रचना है। कंबाइनी, जो कंबाइनी है, महाकाव्य में संग्रहों की संख्या है। तो जो कंबाइनी है ना, उसमें महाकाव्यों के संग्रहों की संख्या जो होती है वो कितना होता है जी? 15 होता है। कितना? 15 होता है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको आसानी तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना।
अगला आता है अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है। जो अज्ञेय जी है ना, जो अज्ञेय जी हैं उनको किस वाद का प्रतीक माना जाता है। क्षयवाद का या प्रगतिवाद का या हालावाद का या हमारा प्रयोगवाद का। तो याद रखेंगे प्रयोगवाद का माना जाता है। किनको? जो अज्ञेय है, सच्चिदानंद जो अज्ञेय है इनको माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि हैं। तो वो कौन है जी? केदारनाथ अग्रवाल है या त्रिलोचन है या नागार्जुन है या शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो याद रखेंगे जो प्रयोगवाद के काव्यधारा के कवि कौन है, तो वो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा 10 ऑब्जेक्टिव पहले पूछता है, उसको कंप्लीट करेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे जी। अगला आता है नई कविता युग की रचनाकार हैं। ये नई कविता युग क्या है? एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है तो ये हमें बताना है। तो नई कविता युग के जो रचनाकार हैं वो कौन है जी? वो हमारा नई कविता युग के रचनाकार जो हैं यमा खुशबू के शिलालेख या नई कविता युग के रचना है। नई कविता युग की रचना है, कौन है जी नई कविता युग की रचना? खुशबू के शिलालेख हैं। यही ऑप्शन आपका होगा। नई कविता युग की रचना तो यही है। ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे ऑप्शन। ठीक है ना। 100% सही है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो आपको तैयार करना ही है। प्लस हमने हिंदी पर 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाया हुआ है। यदि नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है किस तरीके से आप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप तैयार करके अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हमसे जानते हैं, ये हमसे 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। 10 नंबर। ठीक है। देखिए सबसे पहले एक पैराग्राफ देगा, इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 मार्क्स का। कितने जी? 2 मार्क्स। ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स और अंतिम भी 2 मार्क्स। ठीक है ना। तो यहां पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो, तो ये 10 नंबर का हमारा पूछा जाता है। चलिए कैसे हमें जो गद्यांश है इसको सॉल्व करना है ये समझिएगा। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये गद्यांश तैयार होगा तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं तैयार है तो ये गद्यांश बिल्कुल तैयार कर लेना है। एक और गद्यांश है जो है जन का प्रवाह अनंत होता है, तो वो हमने बहुत बार कराया हुआ है, तो इसको फिलहाल हम देख लेते हैं। देखिए जिनको याद है वो इसको रिपीट जरूर करेंगे, और जिनको नहीं याद है उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है इस समय पर देखकर आसानी से वो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है ना। वह अनंत काल से हैं। ठीक है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पलवलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है। ठीक है ना। ये बातें हमसे कहा जा रहा है। चलिए जी, तो अब ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहली क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। अब बताइए, इसको हमने पढ़ा तो इससे आपको क्या जानने को मिला? ये किस पाठ्य से है जी?
तो आप पकड़ सकते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है तो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो भूमि आ रहा है शब्द, ठीक है ना, फिर से देव शब्द आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद भौतिक स्वरूप, सौंदर्य, समृद्धि बात आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पृथ्वी आ रहा है शब्द बार बार, राष्ट्रीयता शब्द आ रहा है, राष्ट्रीयता शब्द आ रहा है, राष्ट्रीयता शब्द आ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात है जी, जिसके रचयिता कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो चलिए पहली बात तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हमारा देखिए यहाँ पे सीधा सा पाठ्य का नाम और लेखक का नाम लिखा गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे उपयुक्त तो पद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे जी, पाठ्य का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नो सिंपल सा, पाठ्य का नाम फिर से नाम लिख देंगे, लेखक का नाम फिर से उनका नाम लिख देंगे। ऐसे ही आपको उत्तर सिंपल सा, यहाँ पे उत्तर हेडिंग डालेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे आप लिख दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, फुल नंबर आपको मिलेंगे जी। दूसरा मैं कह रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से है तो ये हम बता दे रहे हैं आपको। रेखांकित अंश यहाँ से है जी, यहाँ से रेखांकित अंश यहाँ से दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये रेखांकित अंश है, ये टोटल, ठीक है ना। अब पूरा करने से अच्छा है कि आपको इतना मैं बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप समझिए कैसे, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। मतलब जो राष्ट्रीयता, जो लोग पृथ्वी के साथ नहीं जुड़े हैं, पृथ्वी के विकास में नहीं जुड़े हैं, पृथ्वी की सुरक्षा करने में नहीं जुड़े हैं, वो क्या है, वो निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित पलवलित होगा। जितने लोग, मतलब कहने का मतलब जितने लोग राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे तो उतना ही राष्ट्रीय क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा। यही इसका कहने का मतलब है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करें। इसलिए हम अपने जो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी के बारे में जानना, पृथ्वी को किससे नुकसान हो सकती है, किससे हमें लाभ हो सकता है पृथ्वी को, ठीक है, कैसे हम प्रकृति को अच्छे कर सकते हैं, इनका सब जानकारियां हमारे पास होने ही चाहिए, ये कहा जा रहा है। फिर से कह रहे हैं कि सुंदरता, उसकी सुंदरता पता लगानी चाहिए हमें, उपयोगिता क्या है ये हमें पता लगाना चाहिए, उसके महिमा क्या है पहचानना हमारा आवश्यक क्या है, धर्म है, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए जी, अब इसको हम रेखांकित अंश में कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंशों, यहाँ पे अंश होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। इतना हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे, देखिए ये तो जो पैराग्राफ है या चैप्टर है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। तो आप ऐसे लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, ठीक है ना, जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी से नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार है, मतलब निर्मूल है, निराधार है, ठीक है ना। पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। हमने कहा ना, जो इतने लोग सभी जुड़े रहेंगे उतना ही राष्ट्रीय क्या होगा, जो राष्ट्र का विचार ये क्या होगा, विकास होगा। यहाँ पे कह रहा है विकास भी संभव होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों का ये परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है, सभी व्यक्तियों का ये धर्म है, कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी तरीके से परिचित रहें, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता, महत्व की भी अधिक से अधिक जानकारी रखें। तो हमने बताया ना कि पृथ्वी की हमें सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्या उसकी हानि है, लाभ है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसकी जो सौंदर्य क्या है, ये सब हमें जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। टेंशन वाले स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि सर इस तरीके से तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्या हम यहीं से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कहा गया है तो हम अपने अनुसार नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल 100% आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। आप चुपचाप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आएगा। कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, तो आप लिख देंगे कि जो व्यक्ति या जो जन या जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ या पृथ्वी के विकास में नहीं जुड़े वह निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इस तरीके से बनाकर आप अच्छे से लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब किसी को कुछ भी ना आए ना तो थोड़ा सा बस इधर उधर समझकर आप पूरा यहाँ से लेकर ये टोटल उतार देंगे यहाँ से यहाँ तक, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बट यही है, थोड़ा सा बना कर लिख देंगे फुल नंबर मिलेंगे। अगर ऐसे ही उतार देंगे तो यही होगा कि 1 से 2, 2 नंबर का है तो 1 नंबर दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ फुल नंबर मिले, इसे थोड़ा सा बनाकर तो लिख सकते हैं ना। अरे क्लास 12th के आप स्टूडेंट है यार, क्या सोचना है इसमें क्या है, ठीक है ना। अगला आता है राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। बताइए आवश्यक कर्तव्य क्या है। यहाँ पे कहा गया ना कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर आप समझे तो यहाँ से देखिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यतन जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आवश्यक कर्तव्य और धर्म, यहाँ पे कर्तव्य छूट गया है टाइपिंग में शायद, तो कर्तव्य एवं धर्म है, तो यही हमारा कर्तव्य है जी। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीयता के सब कुछ सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना, ठीक है ना। चलिए अभी हम इसका भी आंसर आपको लिखे हुए दिखाएंगे। फिर से कह रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने किसको कहा है, जो राष्ट्रीयता के विकास में राष्ट्र के साथ नहीं जुड़े हैं वो निर्मूल हैं, यही ना कहे हैं जी। देखिए यहाँ पे निर्मूल शब्द आया था यहाँ पे, तो देखिए यहीं से हम आ जाएंगे कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल है। तो आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं, या यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है 5वां, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या अथवा में यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी क्या है, राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, ठीक है ना। यह पृथ्वी क्या है, यह पृथ्वी राष्ट्रीय विचारधाराओं की, देखिए यह कह रहा है ना कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, मतलब माता है, ठीक है। तो यही उत्तर आप लिख देंगे, राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो चलिए जी हम उसका उत्तर आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे लिखना है हमें, ठीक है। देख लीजिए ये दूसरा तक देख लीजिए। तीसरा, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो ये है राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप और संदर्भ आदि को नष्ट न होने दे। मतलब पर्यावरण, भूमि को ये सब कुछ बनाए रखे, पर्यावरण को हम अच्छा करें, ठीक है ना। पेड़ जो है, पौधे हैं, उसको अधिक से अधिक लगाएं, ये सब हमें करें, ठीक है ना। पॉल्यूशन को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। पृथ्वी को हमें जैसे मिला है, अच्छे से मिला है, इससे भी अच्छा करके हम आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर इस दुनिया से जाएं, ये सभी का कर्तव्य एवं धर्म होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि हम ऐसा नहीं हमें करना है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कष्ट हो, दुख हो। इसलिए हमें पॉल्यूशन पे अभी ध्यान देना चाहिए, और इसका ध्यान देना चाहिए सबसे पहले तो सरकार को। सरकार इतना, मतलब मैं कह सकता हूं कि मतलब बिल्कुल भी पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ना पॉल्यूशन पे, ना ही शिक्षा पे, और ना ही बेरोजगारी पे। ये 3 मोस्टली कारण है जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार को, ठीक है ना। ये 100% मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है। अब पता नहीं क्यों नहीं है, ये तो आप वही जानते होंगे, अदरवाइज हम लोग वोट देने वाले हैं, गलत व्यक्तियों को चुनेंगे ना तो गलत ही होगा। तो ऐसे तो सब, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई उतने अच्छे हैं, बट फिर भी धर्म जाति पर हमें वोट नहीं देना है। विकास के नाम पे जो हमें, जो मतलब हमारे लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इस तरीके से मतलब करेंगे, या हम हमारे लिए स्टूडेंटों के लिए मतलब जो भी करेंगे उनको हमें वोट देना चाहिए, ठीक है ना। धर्म जाति से क्या लेना देना, ठीक है ना। अदरवाइज आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो खाने के लिए कोई दूसरा भी आपको देगा नहीं, और देगा तो आसान तरीके से देगा, ठीक है ना। तो वैसे जिंदगी क्यों, तो ये बातें हैं जी। जो रोजगार पे बात करें, रोजगार पे तो कोई सरकार तो अभी बोल ही नहीं रहा है। मैं देखता हूँ जी, न्यूज़ बहुत देखता हूँ मैं, ठीक है ना। अपने देश में क्या हो रहे हैं इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। फिलहाल अभी आप स्टूडेंट अभी नहीं करें तो अच्छी बात है, आप अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अगला आता है किस प्रकार की राष्ट्रीयता के लेखक को निर्मूल यहाँ पे होगा,
ठीक है ना, निर्मूल कहा है। तो याद रखेंगे लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है, निर्मूल है, ठीक है ना। अगला आता है पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो हमने बताया ना कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले आप इसका लें फिर हम उसको देंगे। बहुत बेहतर जी, चलिए जी ये ले लें, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए जी बहुत बेहतर। स्क्रीनशॉट लेने का बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप टाइम नहीं देते हैं, तो चलिए जी आज हम दे रहे हैं ना, तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे बेटर रहेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी तो चल नहीं रहा है, कॉमेडी शो चल नहीं रहे हैं कि आपको मजा आएंगे, तो मजा नहीं है भाई, पढ़ाई मजा नहीं है, पढ़ाई मजा नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि पढ़ाई तो मजा है, पढ़ाई भी मजा नहीं है, पढ़ाई से हमें सीखना है। और सीखने से क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ नई चीज़ सीखेंगे समझेंगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है ना। अब वो तकलीफ ही आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के बेनिफिशियल होने वाले हैं, बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये बातें हैं जी, ठीक है। अभी शायद आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ आगे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कहा गया है दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दिया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहे हैं मेरे प्यारे नवल जद कंद से नेत्र वाले, जाग आए न मधुबन से ओ ना भेजो संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरे भवेन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मुंज कुंज मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरे दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। ये एक पैराग्राफ है जी, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये भी हमारे लिए कितने नंबर का है, ये भी हमारे 10 नंबर का पूछा जाता है। चलिए जी अब हम जानते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा मैं हिंदी इसका बता दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा कठिन यहाँ पे शब्द है तो मैं आराम से आपको बता दे रहा हूँ, समझ जाएंगे थोड़ा सा। देखिए कह रहे हैं मेरे प्यारे नवल जद कंद से नेत्र वाले, मतलब यहाँ पे ना राधा जी जो कृष्ण जी के बारे में बता रही हैं पवन से कि मेरे जो कृष्ण जी हैं वो क्या है, आकाश के समान क्या है, कह सकते हैं आकाश के समान सीधे हैं, ठीक है ना। कंज से नेत्र वाले, और उनका जो नेत्र है ना वो कमल से नेत्र वाले हैं, ठीक है ना। जाके आए ना मधुबन से ओना भेजो संदेशा, जो क्या है जो मथुरा चले गए हैं और जाने के बाद वहां से मेरे लिए कोई भी संदेशा ना भेजो संदेशा, कोई भी संदेशा नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। मैं रो रो के प्रिय विरह में बबली हो रही हूँ, और उनके विरह में, उनके मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, इसके वजह से मैं रो रो कर बबली हो रही हूँ। बबली का मतलब है कि पागल हो रही हूँ, समझ रहे हैं ना। ये बातें कह रही हैं, कौन कह रही है, राधा कह रही है। अब किससे कह रही है, पवन से कह रही है, किसके बारे में, कृष्ण जी के बारे में, ठीक है ना। अगला आता है जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे, मतलब पवन से राधा जी कहती हैं कि तुम मेरी दुख कथा को जाओ और जो कृष्ण जी हैं उनको सुना दो, ठीक है ना। अगला कह रहा है जो ही मेरे भवेन तंज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू, मतलब जो पवन है, तू पवन को कहती है कि जैसे ही तू मेरे घर से आगे की ओर बढ़ेगा ना तो वैसे ही तुझे क्या होगा, अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी, वैसे ही तुझे एक शोभा वाली सुखद मिलेगा, आनंद मिलेगा, ठीक है ना। ये सब मिलेंगे जी। कह रहे हैं प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वो, ठीक है ना। तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना, मतलब कह रहे हैं जैसे तू आगे बढ़ेगा तुझे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो आएगा कि एक समय क्या होगा, तुमको बहुत ज़्यादा थकान होगा, पैदल जा रहे हो तो जाहिर सी बात है तो तुम रुकना नहीं, तुम चलते जाना और विश्राम बिल्कुल, यहाँ पे कह रहे हैं न विश्राम लेना, ठीक है ना। मतलब जब तक तुम वहां पे ना पहुंच जाना, मेरी दुख कथा ना सुना देना, तब तक तुम विश्राम न लेना।
देना, ये बातें कहा जा रहा है। कौन कह रही है? राधा कह रही है पवन से, ठीक है ना। तो चलिए हमें यहाँ पे लिखा गया उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि के नाम लिखिए। फिर से यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? प्रस्तुत गद्यांश पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है। चलिए एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे हमने उत्तर आपको लिख दिया है, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। देखिए सबसे पहले उपयुक्त पद्यांशों के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। 2 नंबर में हमसे पूछा गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ्य का नाम। पाठ्य का नाम क्या है? पवन दूतिका। क्या है जी? पवन दूतिका, ठीक है ना। कवि का नाम क्या है? अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या में यहाँ पर क्या बताया गया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बता दूं कौन सा रेखांकित अंश है। तो यहाँ से ये आपका रेखांकित अंश है जी, ठीक है ना। ये आपका, ठीक है, ये आपका रेखांकित अंश है। मेरे प्यारे नवल जंत कंज से नेत्र वाले जा आए न मधुबन से ओ ना भेजो संदेशा। मतलब मेरे कृष्ण जी जो हैं, मेरे प्रिय कृष्ण हैं, वो आकाश के समान, मतलब मेघों के समान क्या है, हम कह सकते हैं सुंदर हैं, या हम कह सकते हैं, ठीक है ना, अस्पष्टवादी टाइप का, ठीक है ना। अकंज से नेत्र वाले, मतलब उनका जो नेत्र है वो कमल से नेत्र वाले हैं और वो मथुरा चले गए हैं, ठीक है ना। जा आए न मधुबन से वो ना भेजो संदेशा। अब मथुरा जाने के बाद वो मुझे कोई भी संदेश नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। यही बात वो कहते हैं किस राधा जी पवन से। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या में। राधिका या राधा कह सकते हैं। राधा पवन दूतिका से, मतलब पवन से, कि अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसे शोभा से युक्त, मतलब मैंने कहा ना नए मेघों जैसे, आकाश के जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और वापस भी नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तीसरा आता है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो कौन भेजा है जी? राधा जो है, राधा वो पवन दूतिका से, पवन दूतिका या पवन से क्या कर रही है? संदेश भेज रही है। कह रही है कि पवन से कि तुम ले जाकर संदेश बताओ। किसके लिए? श्री कृष्ण को संदेश बताना है। श्री कृष्ण को संदेश भेज रही हैं, श्री कृष्ण को संदेश भेज रही हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका द्वारा राधा कृष्ण को संदेश भेजे हैं, ठीक है ना। भेजी हैं, यहाँ पे भेजी हैं, ठीक है ना। अगला हमारा आता है प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। सौंदर्य मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो वही ना किया गया है जी कि पवन मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया है, कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल से नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी हैं। मतलब ये उसका क्या है? उनका वर्णन ही है। तो कह रहे हैं कि आकाश में छाई नवीन मेघों, यहाँ पे मेघों रहेगा, नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनका नेत्र जो है वो कमल के समान है। अगला आता है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है राधा कृष्ण के विरह में, विरह मतलब बिछड़ने पर, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग होने पर, विरह होने पर क्या हो रही है? रो रो कर पागल हो रही हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी बातें हैं। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे पहले आप इसको ले लें, ठीक है ना, पहले आप इसका ले लें, ठीक है जी, इसका भी ले लें। चलिए जी ले लिए होंगे। देखिए अभी तक हमने कितना 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश देख लिया। 30 नंबर अब जो हम ये पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछता है और कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का। तो 10 नंबर इससे हम पढ़ लेंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा।
तो जीवन परिचय 2 हम देखेंगे, एक कवि का एक लेखक का, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद 40 नंबर हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। जो हम बता रहे हैं इन सभी को आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इनको तो आपको फिक्स है तैयार करना है, अदरवाइज आपके पास टाइम है तो और भी आप तैयार कर सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है, बट 3 मोस्टली आपको तैयार करने ही हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आता है जीवन परिचय। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पे लिखा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है ना। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया, ठीक है ना। इसके बाद वो मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने। इसके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था, मतलब इनके पिता का नाम क्या था, विष्णु अग्रवाल था। नॉर्मल सा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है, जीवन परिचय हमने लिख दिया है। उसके नीचे फिर से आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। देखिए हमने लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्हें संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की। उन्हें संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषा का कई प्राचीन ग्रंथों का लेख भी किया। अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किए, ठीक है ना। तो ये बातें थोड़ा सा बेसिक हमने साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय यहाँ तक लिख दिया है। डरना, देखिए उसके बाद आता है यहाँ पे कृतियाँ या रचनाएं। कृतियाँ या रचनाएं मोस्टली ये आपको नहीं लिखेंगे ना 1-2 लाइन तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और यही 2-3 लाइन लिख देंगे और तो 5 नंबर टोटल फुल मिलेंगे। कृतियाँ या रचनाएं क्या हैं, तो हमने लिखा है इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और वाणभट्ट का हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किए, ठीक है ना। निबंध संग्रह क्या है, भारत की एकता निबंध है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृत है। अगला आता है आलोचना, तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ये एक आलोचना है। अगला आता है हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ये भी एक आलोचना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका थोड़ा सा एक डाउट हो जाता है, मैं देखता हूँ कमेंट में भी वो कहते हैं सर इतना छोटा सा हम जीवन परिचय लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ 100% आपको बिल्कुल नंबर मिलने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपको 100 से 150 शब्द में, मतलब अधिक से अधिक, मतलब 100 शब्द लिखते हैं ना आपको मिल जाएंगे। 100 से 120 शब्द से अधिक आपको लिखना नहीं है, क्योंकि समय भी बर्बाद होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात आपका ये होगा ना कि उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। इतना लिखिए जिससे टीचर भी समझ जाए। देखिए कैसे हमने लिखा हुआ है, इसको कॉपी पे लिखेंगे 1 पेज आराम से आ जाएगा। ये सब आप ये अगर 3 लाइन लिखेंगे ना तो टीचर आपको समझ जाएंगे कि लड़के ने पढ़ाई किया हुआ है, कैसे सब कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ लिखना, कृतियाँ, निबंध संग्रह, ये जानना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब आप तैयार रखेंगे। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, बहुत बेहतर जी। चलिए ठीक है। अगला यहाँ पे अब आता है एक कवि का हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का भी हमने बहुत बार कराया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जयशंकर प्रसाद जी का आज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आज जयशंकर प्रसाद जी का देख लेते हैं। ये तीनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों आप तैयार करेंगे। जीवन परिचय, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रसाद जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है। प्रसाद जी का जन्म काशी, यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा में मिस्टेक होगा तो आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगंधित साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ठीक है ना, था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से हुई, परंतु अल्पांशु में ही इनके माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उसमें बड़ी, मतलब क्या हो गई, बाधा पड़ गई, ठीक है ना। यहाँ पे बाधा, यहाँ पे ध होगा, बाधा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग में बाधा पड़
बात आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बाधा आप लिख देंगे, बाधा, ठीक है ना, बाधा पड़ गई। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मतलब आपको डिजिटल बोर्ड के बारे में शायद उतना ज़्यादा मालूम शायद किन को होगा या नहीं भी होगा। जैसे मैं अभी जिस पर पढ़ा रहा हूँ ना, इस पर राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ उतना अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। मैं लिखता कुछ हूँ और मोटा तरीका लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, OPS होता है मोड, एंड्रॉइड मोड होता है, तो ये सब में राइटिंग मतलब ना बोर्ड पे लिखेंगे ना तो बहुत दिक्कत होता है। OPS मोड में अगर हम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे से लिखाएगा। तो फिलहाल ना मैं OPS, मेरे पास उतने अभी पैसे नहीं है कि मैं OPS मोड में अपना डिजिटल बोर्ड करा पाऊँ, तो जब होगा तो करा लेंगे जी, अदरवाइज ठीक है ना। तो मोस्टली आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है और व्यवसाय तथा परिवार की समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गई। परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अनमोल रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए और 48 वर्ष के अल्पांशु में ही सन 1937 ईस्वी में इनकी निधन हो गई। ये थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इनके बारे में किया हुआ है, एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अगला आता है साहित्यिक परिचय। अब साहित्य में इनका क्या योगदान है वो जानेंगे। तो प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य और प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी कुल 67 रचनाएं, ठीक है ना, 67 कहते हैं ना, 67 रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग का निर्माण की। और प्रसाद जी की रचना चिंताधार, कंबाइनी और आंसू प्रसिद्ध है। कौन कौन है जी? चिंताधार है, कंबाइनी है और आंसू, ये प्रसिद्ध क्या है, उनकी काव्य हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है कृतियां। इनकी कृतियां क्या है या रचनाएं हम कह सकते हैं। प्रसाद जी की एक श्रेष्ठ कवि, प्रसाद जी का एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और निबंधकार और आलोचक थे। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी है? पहले काव्य में हम देखेंगे तो चिंताधार है, लहर है, झरना है, प्रेम पथिक है, ठीक है ना, आंसू है, कंबाइनी है आदि। ये क्या है? काव्य है। काव्य कृतियां कौन से है? चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, राजश्री है, विशाख है आदि, ठीक है ना। उपन्यास में भी आप लिख लेंगे, इसके नीचे आप तीसरे नंबर पे लिखेंगे कंकाल है, ठीक है, तितली है, इरावती है। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हमें बहुत कुछ जानना है, सीखना है, इसलिए जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। ये कवि का हो गया, बहुत बेहतर जी। चलिए जी, अब जो हमारा यहाँ पे आता है पंचलाइट या बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए। तो बहादुर भी हमने बहुत बार कराया हुआ है, आज हम पंचलाइट को फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे पंचलाइट के मोस्टली मैं थोड़ा सा कहानी को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए पंचलाइट क्या है? पंचलाइट जैसे हम गाँव भाषा में या गाँव में जो रहते होंगे, तो आज से मैं चला जाता हूँ 10 साल पहले, तो लालटेन का हम यूज़ करते थे जो पढ़ने के लिए। मुझे याद है आज भी कि मैं जब छोटे का मतलब 3-4 में मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है ना, तो उस समय पे मैं लालटेन लेकर रात को पढ़ता था। अब मैं ही नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी लालटेन से ही पढ़ते थे, ठीक है ना। उसको लालटेन हम लोग कहते थे, ठीक है ना। आप आएंगे देहात भाषा में तो ऐसे ही कहते हैं। बट क्या है कि यहाँ पे जो पंचलाइट कहा जा रहा है इस कहानी में उसी को ही, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। तो पंचलाइट की ये कहानी है, वो क्या होता है कि पहले के ज़माने के जो अशिक्षित लोग रहते हैं बिहार में, ठीक है ना, तो वो क्या है, पंचलाइट को मतलब लालटेन को वो क्या समझते हैं, वो एक सम्मान की वस्तुएं समझते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे पहले कभी भी वहाँ पे मतलब पंचलाइट नहीं आया होता है, जिससे सभी लोग देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। फिर से उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ेंगे ना तो मैं समझ में आ जाएगा। मुंदरी है, गुलरी है, ठीक है, इस तरीके से गोधन है, ये सब बातें आएंगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं एक दो बार पढ़ूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पंचलाइट रेणु जी द्वारा अचलित कहानी है, ठीक है ना। मतलब पंचलाइट किसने लिखा है? तो रेणु जी द्वारा क्या है, अचलित एक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब बिहार के एक गांव के बारे में बताया गया है। महतो टोली, उस गांव का नाम क्या है? महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं, ठीक है ना।
उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। जो महतो टोली है उसमें अशिक्षित लोग रहते हैं और उन्होंने रामनवमी के मेले में क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स खरीदे हैं, ठीक है, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तुएं समझते हैं, वो क्या, इसको सम्मान की रिस्पेक्ट की वस्तु समझ रहे हैं, ठीक है ना। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो गए। पंचलाइट जब गांव में आया ना रामनवमी के मेले से खरीदकर, तो सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए सरपंच के घर पे, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तथा सरदार, जो सरदार है उस गांव का, महतो टोली का, तो वो कह रहा है सरदार ने अपनी पत्नी, यहाँ पे आधा तो रह गया, पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ करने का प्रबंध करो। सभी उत्साहित थे, परंतु एक समस्या थी। क्या समस्या थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। पंचलाइट तो आ तो गया था गांव में, बट किसी को जलाने नहीं आता था, ठीक है ना। और जलाएगा नहीं तो उजाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पंचलाइट जलाएगा कौन, ये समस्या आ गई, ठीक है ना। तो इसी टोली में गोधन नाम का एक युवा रहता था जो पंचलाइट जलाना जानता था। इसी गांव में एक क्या है, गोधन नाम का एक क्या है, युवा है, एक लड़का है जो क्या पंचलाइट जलाना जानता है। परंतु फिर एक समस्या है, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। उसे गांव से सरदार ने बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाला था जी, क्योंकि वह गुलरी काकी हैं, उनकी बेटी से क्या करता था, प्रेम करता था, लव करता था। नॉर्मल बात है, आप समझ ही गए होंगे। तो गुलरी काकी जो है ना, उनकी एक क्या थी, पुत्री थी, एक लड़की थी, उनसे वो प्रेम करता था गोधन, जिसकी शिकायत वो सरदार से की हुई थी, उसीलिए उसको बाहर निकाला गया था। तो यही बात कह रहा है, क्योंकि वह गुलरी काकी की बेटी से प्रेम करता था और उसे सलीमा का गाना सुनाता था, इसीलिए उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। और प्रेम तो करता ही था, प्लस गाना भी सुनाता था अदरवाइज। तो ये सब बातें हैं जी, इसीलिए उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है ना। अगला आता है तब यहाँ पे कह रहे हैं, तब अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया, बट फिर भी कोई रास्ते नहीं बचे। तो गोधन को सरदार ने फिर से वापस बुलाया और उसे आदेश दिया, ठीक है ना, पंचलाइट को जलाने को, और आदेश दिया कि पंचलाइट जला दो। तब क्या किया, तब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया, जिससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन को कहा, जा तेरे साथ खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। ये बात आप याद रखेंगे, सरदार ने क्या कहा, जा तेरे साथ खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। और गुलरी काकी ने प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया। देखिए, जिन्होंने गोधन को गांव से निकलवाया था, गुलरी काकी ही न थी जी, उस लड़की की माता जी, उन्होंने ही गोधन को निकलवाया था। और गोधन ने एक थोड़ा सा बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो वो क्या कर दी हैं, वो उसको रात्रि की निमंत्रण करती हैं, इनवाइट करती हैं अपने घर पर खाने के लिए। क्या बात है जी। तो सीखना, इससे क्या हमें सीखने को मिला, इससे सीखने को हमें ये भी मिल सकता है, एक तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। बट ये मोस्टली हमें इस लाइफ में जानना चाहिए अभी फिलहाल, कि सफलता अगर नहीं मिली ना दोस्त, तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपको सफलता नहीं मिली, अगर आप कमाएंगे नहीं, ठीक है। अभी का मोस्टली, अभी के समय में मैं क्या देख रहा हूँ, अभी के समय में पैसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं कमाएंगे तो भैया घर में भी रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये रियलिटी बात है। घर में भी रिस्पेक्ट नहीं होगा, बाहर में भी रिस्पेक्ट नहीं होगा, जो रिलेशन है वहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बातें मोस्टली हैं जी। तो हमें सफलता चाहिए, और सफलता के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत ही नहीं, प्लस मेहनत के साथ साथ हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और तीसरी एक और बात हमें रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा जनसंख्या में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर ओनली हार्ड वर्क करेंगे तो आप सफलता प्राप्त आपको जल्दी नहीं हो पाएगी, या होगी तो बहुत लेट से होगी।
बट यदि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको सफलता मिलना मुझे लगता है कि निश्चय है आपको मिल जाएगी। तो मुझे आशा है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने लाइफ के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति वो बिल्कुल सचेत हैं और वो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वो कर भी रहे होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है आप कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, आगे हम बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए अब हमारा यहाँ पे आता है कि स्वपठित खंड काव्य पे आधारित किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। खंड काव्य 5 नंबर में पूछा जाता है। रश्मि रथी खंड काव्य के तीसरे स्वर्ग का क्या है, संक्षेप में लिखिए। देखिए, हम जहाँ से हैं, देवरिया जिले से हैं, तो वहाँ पर रश्मि रथी पूछा जाता है, ठीक है ना। देवरिया जिले से जो भी होंगे रश्मि रथी तैयार कर लेंगे। तो रश्मि रथी जो है ना, आपके खंड काव्य में क्या पूछा जाता है मुझे नहीं पता। जिनमें रश्मि रथी पूछा जाता है मैं यहाँ पे है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। रश्मि रथी का तीसरा स्वर्ग, ठीक है ना। तो तीसरा स्वर्ग किसका है जी, वो है कृष्ण जी, या रश्मि रथी के हम कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर जो है वो कृष्ण जी हैं और कर्ण हैं। तो इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जिनके खंड काव्य में ये नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है भैया, कहानी से अगर सुनना चाहे तो थोड़ा सुन लीजिए। महाभारत के बारे में यहाँ पे सब बातें होंगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते खंड काव्य, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, आगे से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये अंतिम हमारा है खंड क के, ये अंतिम हमारा टॉपिक है। चलिए जी, सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। तीसरा स्वर्ग है जो है कृष्ण संदेश। अब कृष्ण द्वारा संदेश दिया गया है, इसका है तीसरा स्वर्ग। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कौरवों से द्यूत में हारने के कारण पांडव को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। मतलब आपको तो पता ही है कि किन में, कौरवों में और क्या हुआ था, पांडवों में दूत हुआ था, मतलब जुआ टाइप का हुआ था, ठीक है ना, जिसमें पांडव पराजित हो गए थे, जिसके कारण उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था, ठीक है ना। फिर से लिखा गया 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। जैसे वो इंद्रप्रस्थ लौटते हैं, पांडव की ओर से श्री कृष्ण कौरवों को संदेश का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। कृष्ण जी पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं, जहां पर कौन रहते हैं, कौरव रहते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया। श्री कृष्ण जी कौरवों को बहुत समझाते हैं, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। मतलब प्रयास बंदी बनाने का किया, बट उसमें असफल रहा, इसलिए असफल प्रयास किया, ऐसे हमने लिखा हुआ है, समझ गए होंगे। फिर से हमने लिखा है, दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो दुर्योधन मतलब अब तो युद्ध क्या है, निश्चित है। जब दुर्योधन नहीं माना तो अब कृष्ण जी किसके पास आते हैं, कर्ण के पास आते हैं और कर्ण को समझाते हैं कि देखो अब तो क्या है, अब तो युद्ध क्या है, निश्चय है, अब तो युद्ध होगा ही होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, परंतु इस क्या है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। मतलब कृष्ण जी कहते हैं कि देखो युद्ध तो निश्चित है, तो अब क्या करो, यदि युद्ध को टालना है तो तुम क्या करो, दुर्योधन का साथ छोड़कर अब हमारे में आ जाओ, ठीक है ना, पांडवों के पक्ष में, क्योंकि तुम्हारी माता जो क्या है, कुंती ही है, मतलब तुम अपने भाइयों के पक्ष में आ जाओ। कर्ण से कहते हैं, कौन, श्री कृष्ण जी कहते हैं। तब देखिए कर्ण का क्या जवाब है, ये बहुत ही सीखने वाली बात है। कहता है कि अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। कृष्ण जी कहते हैं कि अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर, मतलब दुख से भरकर आहत होकर व्यंग पूर्वक पूछता है। कर्ण क्या करते हैं, कृष्ण जी से पूछते हैं दुख भरे कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भारी सभा में अपमानित हुआ था।
कर्ण को सूत पुत्र के नाम से, जाति के नाम पर, छोटी जाति के नाम पर उसे अपमानित किया गया था सभी राजाओं के सामने। तो उस समय पर कृष्ण जी भी वहां पे उपस्थित थे और कृष्ण जी कुछ नहीं बोले थे। ये रियलिटी बात है जी। तो वही कर्ण कहता है कि उस समय पर कहाँ पर थे, आज हमें कह रहे हैं कि आज मेरी जरूरत है तो आप कह रहे हैं ये बातें। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिलाया है। मुझे क्या है, स्नेह मतलब प्यार किया है और सम्मान भी दिया है। किन्होंने? दुर्योधन ने दिया है, मतलब जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने दिया है। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। मेरा तो रोम रोम क्या है, दुर्योधन का ऋणी है। मैं उसका मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, यही बात कहते हैं। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर से मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देगा और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। ठीक है ना। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण चला जाता है। इस सर्ग में कथा से जहां हमें श्री कृष्ण के महाकूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संबंध होने का विशिष्ट दृष्टि गोचक होती है, वही कर्ण के, देखिए कर्ण से हम क्या सीख सकते हैं, वही कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने का गुण दिखाई पड़ता है। मतलब अगर कर्ण कौरवों का छोड़कर अब पांडवों में आ जाता तो भैया क्या होता, कर्ण राजा बनता। ठीक है ना। वो केवल ये नहीं कि पक्ष में आ गया तो जीतता ही, वो राजा भी बनता। सभी कौरव और पांडव सभी नीचे उसके काम करते। बट कर्ण ने नहीं गया, मतलब धन दौलत मिलने के बाद भी कर्ण ने अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ा और वो अपने दोस्त का साथ दिया। मर गया बट दोस्त के साथ दी गए। अब मर गया कहने से मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, मर गए कहेंगे कि कोई इज्जत है भाई। ठीक है ना। कर्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो सम्माननीय है हमारे लिए। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मैं सीख सकता हूँ। अदरवाइज हम सब सीखना चाहिए उनसे। हम सीख सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उन्होंने कार्य किए हैं। ठीक है ना। जब उनके पास मतलब खाने का, मतलब उनको तीर धनुष जो उठाने का उस समय पर बाधा था उन पे, फिर भी उस समय पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किए और वो फिर से राजा बने। बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं जी। ठीक है ना। चलिए जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे खंड क समाप्त हो गया। 50 नंबर का अभी तक हमने कंप्लीटली देख लिया है। अब यहाँ से खंड ख हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको 100% आपको आज से तैयार कर लेना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आता है 7 नंबर का खंड ख हमारा स्टार्ट हो रहा है। सब्र के साथ देखिएगा। खंड क में हमारा पहला आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसका हमें सबसे पहले संदर्भ और अनुवाद लिखना है। हमने लिखा हुआ है भले ही, बट आपको मैं विशेष कर कहूँगा पहले इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, सुनाऊंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पैराग्राफ कैसे देगा। कह रहे हैं संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाषा भारवी भवभूतस्य यादयो महाकवय स्वकिन्ये ग्रंथ रत्ने यदापि पाठिकाना हृदय विराजयन्ते इम भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरव अखंडत्व संस्कृत के मच्चो संस्कृत नेव सुरक्षितु शक्यन्ते इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा चाष्टि। तो ये बातें यहाँ पे है जी। देखिए संस्कृत में थोड़ा सा है, अगर मुझे कुछ पढ़ने में भूल चूक हो जाती है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ या बहुत बड़ा नॉलेज या ज्ञानी नहीं हूँ।
ठीक है ना, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं नॉर्मल एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे जितना आता है ना मैं आपको सिखाने का बताने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज मेरा मोस्टली जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जिसकी हम तैयारी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर आप हिंदी और इंग्लिश भी तैयारी करा देते ना, तो अदरवाइज हम चारों यहीं से सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश का भी बेहतर यहाँ पे तैयारी आपको करा रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और देख रहा हूँ कि सप्ताह में मेरे जो YT स्टूडियो जो होता है उसमें सप्ताह का आता है, ठीक है ना, तो उसमें बताया जाता है कितना आपको लाइक मिले, शेयर कितना हुआ, कितना व्यूज़ आया, सब्सक्राइबर कितने जुड़े। तो मैं देख रहा हूँ कि शेयर बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उनके शेयर करने के लिए मैं दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। शेयर जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है आप भी शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास सबसे पहले शेयर करें, ठीक है ना। जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना है दोस्त, ठीक है ना, ये बातें हैं। चलिए जी, इसका थोड़ा सा मैं हिंदी में पहले अनुवाद बताता हूँ, पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकट, ठीक है ना, यहाँ पे संकलित होगा, ठीक है ना, संकलित, ठीक है ना, संस्कृत भाग में संकलित, यहाँ पे संस्कृत भाषा महत्वम, ये पाठ्य का नाम है, नामक पाठ्य से लिया गया है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ्य से लिया गया है। ये संदर्भ आप लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब बहुत सारे स्टूडेंट है सर कैसे हमें पता चलेगा ये किस पाठ्य का है? अरे भैया पढ़े रहेंगे तब ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। आज मैं एक बता रहा हूँ, पॉसिबल तो नहीं है 3-4 हम बताएं, बट हमने आपको पढ़ाया है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश पर एक वीडियो बढ़ाया है जिसमें हमने 5 लगभग 4 से 5 हमने इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया है, तो उसको पढ़िए तो सही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो अभी भी समय है, उठिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत साहित्य के, ठीक है ना, संस्कृत साहित्य से मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्यश्च और भी, अन्यश्च मतलब और भी, भाषा भारवी और भवभूतस्यो, ठीक है ना, महाकवे स्वकिन्द ग्रंथ रत्ने यदापि पाठिका में हृदय विराजन्ति। मतलब ये जो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी भाषा भारवी भवभूतस्यो महाकवि हैं, स्वकिन्य मतलब अपने, स्वकिन्य ग्रंथ रत्ने मतलब अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा, यदापि अदापि पाठकामी हृदय विराजयन्ति मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अपने पाठकों के हृदय में क्या है, विराजयन्ते मतलब विराजमान है, ठीक है ना। इन भाषा मतलब यह भाषा अस्माभि मात्र सम्माननीय और वंदनीय, मतलब यह भाषा का मतलब संस्कृत जो भाषा है वो अस्माभि मतलब हमारी माता के, अस्माभि मतलब हमारी माता, मात्र सम मतलब माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरव अखंडता मतलब हमारी भारत माता को स्वतंत्रता को, गौरव और अखंडता, संस्कृत के मचो मतलब सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नींव और संस्कृत नींव सुरक्षितो शक्यन्ते और संस्कृत को सुरक्षित रखना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठा शास्त्री मतलब ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तो यही बात हमने अनुवाद में लिखा है। सबसे पहले संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य सब भाषा भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में क्या है, विराजमान हैं। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। देखिए यही बात सेम टू सेम ने यहाँ पे बताया हुआ है, लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मैं सच कहूँ ना, देखिए आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है आपको शायद अनुमान नहीं, शायद उतना नहीं होगा। सुबह से मतलब रात को तो पहले ये सब कुछ मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, फिर से बनाना पड़ता है,
फिर से सुबह में भी उठकर फिर से बनाए हैं, कुछ बचे हुए थे तो फिर से थंबनेल बनाए। उसके बाद मतलब अभी मुझे लग रहा है कि 11:30 होने वाले हैं। अभी तक मैंने मैंने कुछ खाया, अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। 11:30 12 बजे होंगे, ठीक है ना। ओनली ब्रश मैंने किया हुआ है, ब्रश करके फ्रेश होकर मैं ओनली आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी माता जी वो परेशान थोड़ी सी हो जाती हैं कि अरे बाबू काहे नहीं खाना खा लेते हो, तो ये बातें हैं जी। बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले रखता हूँ, पहले आपके लिए मेहनत करके पहले मैं चाहता हूँ ना, जैसे मुझे सुकून नहीं मिलता, जैसे मैं पढ़ा लूँगा ना मुझे कंफर्टेबल होगा, सुकून मिलेगा, खाऊंगा तो सुकून से खाऊंगा कि चलिए भाई आज मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे तरीके से उनको वीडियो मिलेगा जिसमें एक अच्छी क्वांटिटी भी होगी, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं यही कहूँगा ना कि मात्र आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का सही इस्तेमाल कीजिएगा, सब पढ़ाई कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कहूँगा, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है, तब जाकर अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आप मात्र एक वीडियो तैयार कीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा आपकी हिंदी तैयार हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आप सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्त तो कौन करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, बट अगर कर देंगे ना मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी यार, ठीक है ना, कि मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझे इतना चाहते हैं, तो थोड़ी सी होती है यार। अगला, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, एक हमारा यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसको संदर्भ लिखना है, फिर से हिंदी में अनुवाद करना है। कह रहे भाषासु मुख्य मधुरम दिव्य दिगाण भारतीय तस्या ही मधुर काव्य तस्मादीप सुभाषितम। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्यतम मतलब मुख्य है, प्रधान है, मधुर मतलब मधुर है, दिव्य है, अलौकिक है, दिगाण भारती मतलब सभी भाषाओं में सबसे मधुर क्या है, सबसे मधुर है, मुख्य है, प्रधान है, मधुर है, दिव्य है, संस्कृत भाषा है, ठीक है ना। यही बात कहा जा रहा है, मतलब सभी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो मुख्य है, प्रधान है, मधुर है, दिव्य है। अगला आता है तस्य ही मधुर काव्य, और संस्कृत भाषा से भी अधिक उसकी क्या है, मधुर है काव्य। और तस्मादीप सुभाषितम, और उससे भी अधिक क्या है, उसके सुंदर वचन है। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है। तो यही बात, सबसे पहले संदर्भ हम देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश लिख दें या श्लोक लिख दें, हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ्य से अवतरित है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये थोड़ा सा सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, ये श्लोक। अगला आता है हिंदी में अनुवाद। तो देखिए वही बात लिखा है कि जो भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक भाषा है, उससे अधिक उसके क्या है, मधुर काव्य है। यहाँ पे तस्मा ही मधुर काव्य मतलब उससे भी अधिक उसके क्या है, मधुर काव्य है। और उसके काव्य से भी अधिक मधुर क्या है, उसके सुंदर वचन है। मतलब क्या है ना, तस्मादीप सुभाषितम, और उससे भी अधिक क्या है, उसके सुंदर वचन है। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी, ये 7 नंबर आपको दिलाएंगे, बस इतना ही लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, क्लासेस में जानता था थोड़ा सा तो टाइम लगेगा दोस्त, बट कोई नहीं, आज मेहनत कर लें, आगे बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगला आता है हास्य रस श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। अगला आता है यमक अलंकार और रूपक अलंकार को परिभाषित कीजिए। दोहा, छंद और चौपाई में लक्षण और उपयोग लिखिए, ठीक है ना। मतलब ये आपको जानते हैं रस छंद अलंकार पूछा जा रहा है। पहले एक हमें हास्य रस और श्रृंगार रस में से कोई एक लिखना है, यमक अलंकार रूपक अलंकार में से कोई एक लिखना है, दोहा छंद लिख देंगे या चौपाई छंद में कोई एक लिखना है उदाहरण सहित। चलिए जी हम देखते हैं, ठीक है ना, इन सभी को हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए भले ही हमें एक एक लिखना है, बट हम दोनों आपको बता रहे हैं, दोनों आप तैयार कर लेंगे। पहले हम रस में 2 रस जानेंगे, एक श्रृंगार रस, एक हास्य रस, इनमें से कोई एक ही आपको लिखना पड़ेगा। अगला आ रहा है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसका अस्थाई भाव रति, ठीक है ना, रति है। इसका अस्थाई भाव क्या होते हैं, रति। रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और सहचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज
अगला आता है, इसका बहुत ही सिंपल हमने उदाहरण लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साह करे भौन को हंस देन कहाँ नतीजाए। मतलब ये राधा जी और कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। मतलब जब कृष्ण जी राधा जी से बातें नहीं करते थे, वो अपने में व्यस्त रहते थे, तो राधा जी क्या करती थी, कृष्ण जी की मुरली को चुरा लेती थी। चुराती इसलिए थी क्योंकि उनको पता था कि जो कृष्ण जी है ना, वो अपने मुरली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, और वो अगर प्यार करते हैं तो उसको ढूंढने के लिए मेरे पास ज़रूर आएंगे। तो वही कह रहे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। मतलब लालच के कारण मुरली को क्या कर लेती थी, राधा जी छुपा लेती थी। अगला कह रहे हैं, साह करे भौन को हंस देन कहाँ नतीजाए। और जब कृष्ण जी क्या करते थे, अपनी मुरली को मांगते थे राधा जी से, तो राधा क्या करती थी, मुरली को ऐसे देती थी, और जैसे ही हाथ में श्री कृष्ण जी पकड़ने वाले होते थे तो तक फिर से क्या करती थी, हटा लेती थी और हंसने लगते थे। वही कह रहे हैं, साह करे भौन को हंस देन कहाँ नतीजाए। ठीक है ना, ये बातें हैं जी। अगला आता है हास्य रस। एक दो बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। हास्य रस मतलब क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, मतलब दुख होता है। किसी व्यक्ति की विकृति, रूप, आकार और वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है ना। अगला आता है उदाहरण, मैं महावीर हूँ। देखिए बहुत सिंपल उदाहरण हमने लिखा है, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। मतलब मैं महावीर भी हूँ और तोड़ किसको रहा है, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा अगर आ जाए तो क्या करेंगे, कागज को ये भैया मोड़ेंगे। कितना मतलब सिंपल सा है जी। एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए रस लिख लिया, अब छंद अलंकार हम देख लेते हैं। दो अलंकार हमने यहाँ पे लिखा है, रूपक और यमक अलंकार। रूपक अलंकार में यहाँ उपमेय और उपमान में उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक रूप ही मान लेते हैं उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि राम चंद्रमा के जैसे हैं, राम चंद्रमा के जैसे सुंदर हैं। ठीक है ना, सुंदर हैं, मैं नॉर्मल सी बातें कर रहा हूं। मतलब राम जो हैं वो चंद्रमा के जैसे क्या है, चंद्रमा के जैसे सुंदर हैं। ठीक है ना, तो किसकी तुलना की जा रही है, राम की तुलना की जा रही है। अब किससे हम कर रहे हैं, तो चंद्रमा से कर रहे हैं। तो राम क्या हो जाएगा, देखिए उपमेय क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाए, तो राम क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे, और उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा से हम कर रहे हैं ना तुलना, तो जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा से कर रहे हैं तो चंद्रमा उपमा हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो जब उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं उदाहरण में कि मुख्य चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर सा लहरे। मतलब तुम्हारा मुख को, तुम्हारे चेहरे को देखकर सागर सा मन जो है ना वो लहर रहा है। ठीक है ना, तो मुख चंद्र तुम्हारा देखकर मन सागर सा लहरे। मेरा जो मन है ना, तो यहाँ पे मन की तुलना किससे, सागर से कर दी गई है, मन सागर सा लहरे। ठीक है ना। अगला चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब जो चरण है वो कमल को से तुलना की गई है, चरण को कमल से तुलना, और तुलना ही नहीं बल्कि चरण को कमल मान लिया गया है, ये बातें कही जा रही है। दो उदाहरण है आप लिख सकते हैं। यमक अलंकार, जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द का बार बार आवृत्ति हो, मतलब दोहराई जाए, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मतलब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक ही शब्द को बार बार आवृत्ति की जाए, मतलब दोहराई जाए, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तू मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी समान। देखिए यहाँ पे उर्वशी एक यहाँ पे भी आया, एक यहाँ पे भी आया, तो तुम मोहन की उर्वशी हो, मतलब उर्वशी हो, उर्वशी समान। ठीक है ना, उर्वशी एक यहाँ पे उर्वशी सुंदरता की बात हो रही है, और उर्वशी यहाँ पे एक उर्वशी हम कह सकते हैं इंद्रदेव जो कहाँ पे रहते हैं भैया, ऐसे कुछ है। ठीक है ना, तो उर्वशी वहाँ पे रहती है, एक देवी है, मतलब
ठीक है ना, तो वो बातें हैं जी। तो ये सुंदरता, ये देवी, ठीक है ना, इसकी तुलना। फिर से यहाँ पे कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर खाती थी, ठीक है ना, 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे खाती, ये क्या हो जाएगा, ये खाने का मतलब टाइमिंग, टाइमिंग से खाना है। और ये 3 बैर खाती है, मतलब ये बैर, एक तो बैर फल होता है वो है, ठीक है ना। तो बैर, यहाँ पे बैर एक शब्द, ठीक है ना, बैर यहाँ पे, ठीक है ना, ये टाइमिंग है। 3 बेर का मतलब ये टाइम है, और यहाँ पे बैर मतलब क्या है, ये हमारा जो फल है वो है। अगला आता है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, देखिए यहाँ पे घटा शब्द आया, घटा शब्द आया, बार बार आवृत्ति हो रही है ना। काली घटा मतलब जो बादल जो है पूरी तरीके से काले हुए हैं, उनका जो घमंड है ना वो घट गया है, ठीक है ना। तो काली घटा का मतलब पूरी बादल जो क्या है, ब्लैक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे घटा का मतलब, यहाँ पे घमंड घटा का मतलब डाउनिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट हमारा आता है दोहा। दोहा में हम एक ही बता रहे हैं और इसको मैं फास्ट चलूंगा जी। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आप याद कर लेंगे। देखिए दोहा एक क्या होता है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चरण है कि नहीं, 4 चरण है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ये हमारा पहला चरण है ना, तो इसमें 13 मात्राएं होंगी, और ये तीसरा चरण है, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। और कह रहा है कि दूसरी और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरी में 11 मात्राएं और चौथी में भी 11 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। अब इसको मान लेंगे एक एक, इसका एक हो जाएगा, इसका 2 1 1, फिर से 1 1 1, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए इसमें 13 हो जाएगा। इसी तरीके से आप ले सकते हैं जी, इसका 2 1 1, ठीक है ना। इस तरीके से ये सब आप ले लेंगे, ये सब हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। तो दोहा हमने सब कुछ कराया हुआ है। आप एक बार बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, दिल से कह रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत देर से मैं पढ़ा, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है दोस्त। मैंने मोस्टली खाना भी नहीं खाया है ना, तो थोड़ा सा भूख भी लग गया है, अदरवाइज आपके जैसे ही हूँ यार, ठीक है ना। ये बातें हैं, ठीक है। तो समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वीडियो में कहूँगा रस छंद अलंकार, ठीक है ना। तो ये एक वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। आप लिखेंगे रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद ये 6 नंबर का आपका पूछा जाता है, रस छंद अलंकार 6 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ से 6 नंबर। अगला यहाँ से हमारा अपने गांव और शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास प्रश्न पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 हम बता रहे हैं, एक सफाई के लिए, एक बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो हम सफाई के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए सफाई के लिए ही आज भी हम बता दे रहे हैं। बैंक से भी हमने, यहाँ पे आप केवल इतना लिखेंगे ना कि क्लास 12th इंपॉर्टेंट पत्र लेखन ब्रदर सर, इतना लिखकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को सिखाया है, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे सफाई हेतु यहाँ पे कहा जा रहा है, तो चलिए जी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास प्रश्न पत्र संक्षिप्त में लिखना है। तो यहाँ पे दिनांक सबसे पहले आप लिख देंगे, दिनांक हमने 27 दिसंबर 2024 ऐसे लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। प्रति के बाद क्या लिखेंगे, नगर निगम आयुक्त, जहाँ पर लिख रहे हैं वैसे लिख देंगे। फिर से नगर निगम कार्यालय, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। शहर का नाम, अब देखिए यहाँ पे आप शहर का नाम लिखेंगे, जो भी आपका शहर होगा ना, शहर का नाम ऐसे, शहर का नाम ऐसे नहीं, अपना शहर का नाम डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके नीचे विषय आप डालेंगे, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुरोध, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अगला आता है महोदय या महोदया, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से लिखेंगे सभी ने निवेदन की हमारे शहर में सफाई व्यवस्था अत्यंत दयनीय हो गई है, सड़क गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला हुआ है, जिससे गंदगी और संक्रमण फैलने
कि संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ठीक है ना, कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान दें और सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाने तथा सफाई कार्यों को नियमित रूप से सुनिश्चित करने का कृपा करें। सफाई क्या करें, फिर से यहाँ पे लिखा है आपकी सहायता के लिए हम आभारी होंगे। नॉर्मल सा आपको ओनली लिख देना है, ठीक है ना। उसके नीचे आप धन्यवाद लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे सादर, फिर से अपना नाम लिख देंगे, अपना पता लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। इतना काफ़ी है जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे 6 नंबर में पूछा जाता है जी। स्क्रीनशॉट आप ले लें। आप ओनली आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिखेंगे ना कि क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिलेगा जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट लेटर को कराया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हमारा यहाँ पे अंतिम हमारा ये 9 नंबर का टॉपिक आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का भाषा शैली पर निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं। आज के इस वीडियो में बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर बताएंगे। पर्यावरण पर हमने एक बार बता भी दिया है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है ना, बेरोजगारी के बारे में तो आप सुने ही होंगे, सुने क्या, आगे 12 के बाद आप देखते ही हो, आप देखिएगा, ठीक है ना। बेरोजगारी के बारे में, भारत में बेरोजगारी कारण और निवारण, क्या कारण है क्या निवारण है समझते हैं जी। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है ना, पढ़ रहा हूं तो समझ में तो आ ही रहा है। यह समस्या मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास और उद्योगों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मतलब शिक्षा विकास और शिक्षा, सबसे पहली बात है शिक्षा नहीं होने के कारण, ठीक है। शिक्षा कैसे सही होगा, स्कूल सही होगा, स्कूल कैसे सही होगा, सरकार सही करना चाहेगी तब, सरकार चाहती नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं जी, आप समझ ही गए होंगे। कौशल विकास, अब जैसे शिक्षा नहीं मिलेगा तो विकास तो होगा नहीं। फिर से यहाँ पे उद्योगों की कमी हमारे देश में है ही। चाइना में आज चले जाइए, उद्योग कितने अच्छे हैं, वहाँ पे रोजगार की कोई भी कमी नहीं है। देखिए दूसरे देश भले ही हमारे दुश्मन हो या कुछ भी हो, बट अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो उस अच्छी चीज़ को हमें अपने देश में भी लागू करनी चाहिए। गंदगी को दूर हटाइए और अच्छी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बातें आप समझ रहे हैं ना, ये रियलिटी बात है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति मिले, उनमें बहुत सारे गुण भी हैं और बहुत सारे अगुण भी हैं, तो हमें अगुण को, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर हटाना है, उसको नहीं लेना है। पर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सीखने लायक है, वो तो हम उनसे सीख ही सकते हैं ना। तो ये बातें मैं कह रहा हूँ। अगला आता है बेरोजगारी का उच्च स्तर समाज में असंतोष और आर्थिक समानताएं को बढ़ावा देती हैं। देखिए बेरोजगार होने के कारण ही बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है, अपराधी हो रही हैं। पैसे नहीं होंगे, अलग अलग व्यक्तियों की परेशानियां अलग अलग होती हैं भाई, इस हद तक मजबूर होते हैं कोई कोई व्यक्ति की चोरी करने लगते हैं। वो क्यों, तो बेरोजगारी के ही ना कारण। तो ये बातें हैं जी, जिससे विकास की गति धीमी पड़ गई है, जिससे विकास भी, देश का विकास भी गिर जाता है। यह युवाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि अधिकाधिक बेरोजगार व्यक्ति युवा वर्ग से होते हैं। बेरोजगार तो युवा ही ना होंगे, अब हम सभी युवा हैं, ठीक है ना, तो भैया तो बेरोजगारी है ही हम ही लोग का। अगला आता है भारत में बेरोजगारी के कई कारण है। क्या क्या कारण है, मुख्यतः देखिए शिक्षा और कौशल की कमी। सबसे पहली बात शिक्षा और कौशल, शिक्षा मिलेगा तो कौशल की कमी दूर हो जाएगी। शिक्षा कैसे मिलेगी जी, सरकार के कारण। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार शिक्षा पर कोई बात करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो। मैं तो यूपी से हूँ, यूपी में योगी जी कभी शिक्षा पे बात किए हैं जी? हाँ, मुझे तो नहीं लगता यार। मैं तो कभी भी उनका भाषण देखता हूँ, अदरवाइज वो जब आएंगे तो मतलब मैं नहीं सुना मुझे, ठीक है ना, रियलिटी बात है। वो जब आएंगे तो ऐसे उनका नारा भी मैंने अभी सुना कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे टाइप के नारे, ठीक है ना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ऐसे कुछ नारा अच्छा नहीं दे रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, ये कोई बात हुआ यार? ये सब बातें अच्छी नहीं है योगी जी से। मुझे तो लग रहा है ये अच्छी बात नहीं है। अरे भैया पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ऐसा नारा दीजिए ना, ठीक है। तो ये जाति धर्म पे जब तक बातें होती रहेंगी ना, तब तक कोई भी हमेशा दिक्कत रहेगी दोस्त। ये याद रखिएगा, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, अब मैं किसी पार्टी का बुराई भी नहीं कर रहा हूं, मैं उस सोच की बुराई कर रहा हूं जो ये सोच है। और जब तक हम जनता इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है।
बेशक हम अपने धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो क्या है हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट है यार, ठीक है ना। बहुत ही सम्माननीय है सभी धर्म। अब किसी धर्म में राम जी से तो हम इतना अच्छा सीख सकते हैं ना कि मतलब यहाँ पे तो क्या है ना, यहाँ पे मतलब क्या क्या हो रहा है अभी मैं क्या कहूँ। तो ये बातें हैं जी, शिक्षा पर मोस्टली ध्यान ही नहीं है। पता नहीं कहाँ पर ये सोए हुए राजनेता शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा एक मोस्टली कारण है। अधिकतर लोग सही शिक्षा और कौशल नहीं प्राप्त होने के कारण जिससे वे क्या होते हैं, अच्छे रोजगार के लिए योग्य नहीं हो पाते, ठीक है ना। आर्थिक संकट, दूसरी बात आर्थिक संकट क्या है, कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की कमी और आर्थिक मंदी की वजह से रोजगार का अवसर घट जाता है। मतलब क्या है, उद्योगों की कमी हो रही है। जब लड़के पढ़ेंगे, लड़कों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, लड़कों को ये भी अलग अलग क्लासेज होती हैं अलग अलग देशों में कि भैया किस तरीके से क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। केवल रोजगार मतलब हमें क्या नौकरी ही करना है या नौकरी हम देने वाला भी कुछ कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है दोस्त। अच्छे अच्छे जब आप देशों में जाएंगे तो जो विकसित देश हैं, तो ये लागू अपने देश में भी होना चाहिए। स्कूल में एक उसके लिए अलग क्लासेस चलनी चाहिए। तो इस तरीके से होते तब ना, तो ये तो है ही नहीं। अभी क्या है, अभी उद्योग जो है एक दो व्यक्तियों जो है हमारे देश के अमीर उनको दे दिया जा रहा है, नाम तो सुने ही होंगे आप सभी। तो ये सब बातें नहीं है, सभी को हम देंगे तब ना विकास होगा जी। इस तरीके से तो एटीट्यूड हो जाएगा सभी का, ठीक है। अगला आता है अधिक जनसंख्या। जनसंख्या भी बहुत बड़ी कमी है। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है जिससे नौकरियों की मांग की आपूर्ति असंतुलित पैदा होता है। देखिए जनसंख्या क्यों बढ़ता है, जनसंख्या इसलिए बढ़ता है क्योंकि अशिक्षित लोग रहते हैं। जहाँ पर शिक्षित लोग रहेंगे वो जानेंगे कि दो लड़के रहेंगे या एक लड़का रहेगा या एक लड़की रहेगी या दो लड़कियाँ रहेंगी, तो वो अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकते हैं, वो अपनी कमाई से कर सकते हैं। बट ज़्यादा लड़के या लड़कियाँ हो जाएंगी तो दिक्कत होगा ना, कैसे पालन पोषण होगा जी। तो ये बातें हैं। तो ये शिक्षित जो लोग हैं वो सोच सकते हैं ना, अशिक्षित लोग का मतलब मैं कहूँगा उनकी कोई कमी नहीं है। उनकी कमी यही है कि उन्होंने पढ़ा नहीं। अब पढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि सरकार ने पढ़ना नहीं चाहता है कि सरकार के वो सभी देश अपने देश के लोग पढ़े और आगे बढ़े, सवाल पूछे। और जब सवाल पूछे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों चीट हो रहा है, क्यों पैसे से सब कुछ सीटें खरीदी जा रही हैं, तो सरकार क्या बताए, लाठी बजाए। जैसे कि बिहार में अभी हुआ ही है बीपीएससी वाला। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अभी मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा अंतिम आता है नौकरियों का अवसर का सीमित होना। नौकरियां भी कमी है जी। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बहुत कम होता है जबकि कुछ नए क्षेत्रों में रोजगार का अवसर विकसित नहीं हो पाते, ठीक है ना, ये भी कमी है। अगला आता है ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण से शहर क्षेत्रों में पलायन। गांव के लोग शहर में जा रहे हैं, इससे भी कमी हो रही है। जैसे क्या है लिखा गया, अधिक लोग शहर क्षेत्र में नौकरियों की तलाश में जाते हैं जहाँ लेकिन वहाँ पर भी पर्याप्त अवसर नहीं होते। मतलब लोग गांव से भी शहर की ओर जा रहे हैं नौकरियों के लिए, पर वहाँ पर भी पर्याप्त नहीं है। क्यों जा रहे हैं गांव से शहर, क्योंकि गांव में किसानों को तो कोई मोल ही नहीं है। किसान को तो भैया लाठी से बरसाया जा रहा है। 1 वर्ष तक सरकार, मैंने देखा खुद दिल्ली में 1 वर्ष तक किसान बैठे हुए थे, पंजाब और हरियाणा के, और यूपी के भी बहुत सारे थे, बिहार के भी बहुत सारे, मोस्टली पंजाब और जो हमारे झारखंड के थे। वो किसानों को 1 वर्ष तक धरना प्रदर्शन दिया गया, तब जाकर उनकी बातों को थोड़ा सा सुना गया है। फिर भी आज तक एमएसपी भी लागू नहीं हुआ है अदरवाइज। तो ये सब बातें हैं जी। अगला, कमी कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी बात हमें जानना चाहिए। और ये बातें हमें जानने से ज़्यादा सरकार को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। पहला है शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास क्या है जी, देखिए बच्चों और युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल और आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे बाजार की मांग के अनुसार नौकरियां पा सकें, ठीक है ना। अगला आता है नए उद्योगों की शुरुआत। यहाँ पे छोटे और मझौले का मतलब होता है बीच वाले, ठीक है ना, मिडिल। तो यहाँ पे कह रहे हैं छोटे और क्या है, स्मॉल एक होता है, एक मिडिल होता है उद्योग। तो छोटे और मझौले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार का अवसर बढ़ सके, ठीक है ना। साथ ही
स्टार्टअप और नए व्यवसायों के लिए समर्थन दिया जाए। ठीक है ना। अगला आता है कृषि सुधार। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि किसानों के लिए भी रोजगार का नया रास्ते खुले। अगला आता है स्वयं रोजगार का अवसर। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, मतलब वो स्वयं से रोजगार कर पाए उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे छोटे व्यापारी, शिल्प आदि अवसर दिए जाएं। तो ये सब सरकार के ही तो, इसीलिए तो सरकार काहे खातिर बनता है भैया, बस लड़ाई कराने के लिए, इसीलिए तो बनाते हैं ना। ठीक है, कि वो हमारी सभी समस्याओं को दूर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी ले लें। चलिए जी, तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और पसंद के साथ साथ आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। देखिए, इस वीडियो को आपने देखा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 100 नंबर है ना, तो इसमें आपको सच कहूँ तो 84 नंबर का हमने आपको कंप्लीट बताया है। ठीक है ना। मोस्टली इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे हैं, संधि विच्छेद टाइप के, या जो हमारे बहुत सारे अभी छोटे छोटे जो व्याकरण के अंतर्गत आते हैं उसको मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो मोस्टली ये आपको 84 नंबर तो मोस्टली आपको लाना ही है, तो वो हमने बता दिया। मैं मोस्टली वो सभी छोटे छोटे टॉपिक है तो उसको आप अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन अभी तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आपके लिए तो इतने मेहनत किया जा रहा है, कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, वहाँ से स्टडी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ना, वीडियो आप समाप्त करें और जल्दी से आगे बढ़ें जी। ठीक है ना। कल मिलते हैं एक बेहतर टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।